गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विवेक अवस्थी उत्कर्ष अकादमी की ऑनलाइन क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे, उनमें से हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल डिस्कस किए थे और वो फंडामेंटल हमारे राइट्स थे 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, 18 to 22 राइट टू फ्रीडम, 19 to 22 राइट टू फ्रीडम, 23 एंड 24 ये हम लोगों ने बात की थी राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर हम लोगों ने बात की थी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 और राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर 29 एंड 30। इस तरीके से फर्स्ट फंडामेंटल राइट, सेकेंड फंडामेंटल राइट, थर्ड फंडामेंटल राइट, फोर्थ फंडामेंटल राइट और ये आपका फिफ्थ फंडामेंटल राइट जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। क्लियर? इसमें से माइनॉरिटीज को लेकर के, अल्पसंख्यक को लेकर के ये आपका भारतीय संविधान की रीढ़ जिसे कहा जाता है वो आर्टिकल आपका फंडामेंटल राइट में 19 था। क्लियर? तो इन आर्टिकल्स को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, फंडामेंटल राइट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमारा आता है सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, जिसको हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। इसी के हटने के कारण हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट बचे हैं जो कि नंबर 7th पे थे लेकिन अब 6 हो गए हैं। वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर? तो आज हम लोगों को जो बात करनी है वो सबसे पहले बात करनी है आर्टिकल 31 की, थोड़ी सी चीज जाननी है जिसको हटा दिया गया है, और आर्टिकल 32 को डिस्कस करना है। 33, 34, 35, 33, 30, 33, 34 और 35 ये वो आर्टिकल हैं जो बहुत पेपर को देखकर इसके संबंध में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनके बारे में जानकारी होना हमारे लिए अनिवार्य है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। तो डिस्कस करते हैं आज का अपना पहला आर्टिकल, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमारा फंडामेंटल सेक्शन संविधान के जब पार्ट 3 को हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें हमारा ये 6 नंबर पर फंडामेंटल राइट्स था, 6th पोजीशन का फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 30। लेकिन एक केस हुआ था जिसको लेकर के इस पर बहुत डिस्कशन किया गया कि इसको फंडामेंटल राइट रहना चाहिए या इसको फंडामेंटल राइट रहना नहीं चाहिए। वो केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरला सरकार। क्लियर? केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला। उसमें इन्होंने अपनी जमीन को देने से मना कर दिया था जिस पर ये आश्रम बनाना चाह रहे। क्लियर? ये आश्रम बनाना चाह रहे थे इसलिए उस जमीन को इन्होंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए देने से मना कर दिया था। और उस केस में इन्होंने एक सिविल कोर्ट किया था, एक केस किया था और इसमें उन्होंने कहा था कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जो कि वो केस चलता रहा। बाद में वो केरल सरकार के पक्ष में निर्णय गया, लेकिन वहां पर एक कमेटी बनाई गई, एक बेंच बनाई गई जिसने ये रिपोर्ट सौंपी कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स होना नहीं चाहिए। क्लियर? जो फंडामेंटल राइट्स है वो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल नहीं। कि फंडामेंटल में एक नाम जब लग जाता है कि यह मूल अधिकार है, अर्थात इनको छीना ना जा सके, अर्थात इनको लिया ना जा सके। क्लियर? और जब ये मूल अधिकार नहीं रहेगा तो इसको एक कंपनसेशन देकर के, एक गवर्नमेंट एक जुर्माना देकर के, एक उसका मूल्य अदा करके उस चीज को ले सकती है। क्लियर? क्योंकि इसके तहत अगर ये एक्ट बना रहता, केशवानंद भारती इस केस को जीत रहे थे और इससे भी गवर्नमेंट के आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी सक्सेस होने संभव नहीं थे। इसीलिए जनता दल गवर्नमेंट 1978 में एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 44th 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, और उसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया फंडामेंटल राइट से और इसको बना दिया गया लीगल राइट। क्या बना दिया गया? लीगल राइट। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा था
वो फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा, फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिया गया और कौन सा राइट बना दिया गया? लीगल राइट बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया और संविधान में जोड़ा गया पार्ट 12 आर्टिकल 300A, अनुच्छेद 300 के साथ जोड़ करके आर्टिकल 300A बनाया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। तो क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स किस संविधान संशोधन से खत्म किया गया राइट टू प्रॉपर्टी को? तो संविधान संशोधन 44 किस वर्ष? तो 1978। और इसको कौन सा अधिकार बना दिया गया? तो एक लीगल अधिकार बना दिया गया, एक विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300A में इसको जोड़ दिया गया, जो कि अनुच्छेद 300A और संविधान के 12वें भाग में इसको रखा गया। क्लियर? नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि ये हम लोग जब पार्ट 3 पढ़ते हैं, उसी पार्ट 3 में तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट को डिस्कस करता है। और ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 to 35 तक है। क्लियर? तो जब 12 to 35 है तो इसी बीच में तो आ जाता है आपका 32। अगर 12 to 35 को डिस्कस करते हैं तो 32 इसी बीच में तो आ जाता है। इसीलिए जो आर्टिकल 32 हमारा है, ये अपने आप में हमारा एक फंडामेंटल राइट है और ये फंडामेंटल राइट्स को ही बचाने की गारंटी देता है। क्लियर? फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार बने रहे, इस बात का प्रबंध भी आर्टिकल 32 ही करता है। क्लियर? तो ये फंडामेंटल राइट्स में भी फंडामेंटल राइट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हमारा बन जाता है, जो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है मूल अधिकारों के संरक्षण का। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों का गारंटर भी बोला जाता है। क्लियर? ये गारंटर भी कहलाता है, गार्जियन भी कहलाता है, प्रोटेक्टर भी कहलाता है, संरक्षक भी है, गार्जियन भी है, गारंटर भी है, प्रतिभूतिदाता भी है। ये सारे शब्द सुप्रीम कोर्ट के लिए उपयोग किए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। और फंडामेंटल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट को इतने अधिकार अगर कोई आर्टिकल देता है तो आर्टिकल कौन सा? 32, क्योंकि इसी आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट्स जारी कर सकता है। क्लियर? रिट्स भी जारी कर सकता है। अब अगर और देखो, यही वो आर्टिकल है, आर्टिकल 32 हमारा इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। आर्टिकल 32 भारतीय संविधान का हृदय है, सोल, आत्मा है। ये इन शब्दों का उपयोग किया गया था आर्टिकल 32 को लेकर के। यहीं पर एक चीज और याद रखें, आर्टिकल जो 19 है, इसे भारतीय संविधान की रीढ़ कहा जाता है। अगर प्रियम्बल की बात करें, अगर प्रस्तावना की बात करें, तो इसे की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन की कुंजी कहा जाता है। ठीक है? तो आर्टिकल 32 इतना महत्वपूर्ण है कि इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हृदय कहा जाता है। क्लियर? अब आर्टिकल 32 और यहां पर देखो एक और आर्टिकल है, हम लोग इसकी बाद में भी बात करेंगे, जब हम लोग सिर्फ रिट्स को डिस्कस करेंगे तभी हम लोग इसकी बात करेंगे। तो देखो यहां पर जो रिट इशू होती है, ये दो लोग इशू करते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, हाई कोर्ट इशू करता है। रिट इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अधिकार कौन देता है? तो आर्टिकल 32, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। क्लियर? और हाई कोर्ट को रिट इशू करने का अधिकार कौन देता है? तो आर्टिकल 226, 226। क्लियर? अब देखो, आर्टिकल 32 अपने आप में क्या है? फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 226 फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हाई कोर्ट को रिट इशू करने का अधिकार है, लेकिन उसको अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में नहीं है। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अगर कोई रिट इशू कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट की ही रिट इशू करेगा, अन्य कोई रिट इशू नहीं करेगा। हाँ, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामले हैं उन पर भी रिट इशू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबके लिए रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में ही रिट इशू कर सकता है। अगर उसके जुरिस्डिक्शन एरिया से बाहर है तो रिट इशू नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। अब अगर पूछा जाता है रिट कितने प्रकार की होती है, तो आंसर हमारा क्या होगा? अगर रिट के बारे में पूछता तो हमारा आंसर होगा 5। कौन कौन सी रिट है? तो हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ससुरारी या सेटोरारी, ठीक है, और ससुरारी भी बोलते हैं, उत्प्रेषण, क्यू वारंटो, अधिकार प्रच्छा। इसमें से जो प्रोहिबिशन और ससुरारी हैं, ये वो रिट हैं जो जुडिशियल फंक्शन पे उपयोग की जाती हैं। ये प्राइवेट अथॉरिटी पर उपयोग नहीं की जाती। इसमें हायर कोर्ट हमेशा लोअर कोर्ट को आदेश जारी करता है। प्रोहिबिशन और ससुरारी में दोनों में फर्क इतना है, ये ड्यूरिंग केस दिया जाता है, जब केस चल रहा होता है तब दिया जाता है, और ससुरारी आफ्टर केस या आफ्टर जजमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? वो प्रतिबंधित करता है और ये उसका एक तरीके से अन्वेषण करता है, जांच करता है, सर्टिफाई करता है। क्लियर? ये दोनों में अंतर है। हाँ, हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है। हैबियस कॉर्पस पब्लिक ऑफिसेस के लिए या पब्लिक सर्विसेज के लिए जारी किया जाता है। मैंडमस भी पब्लिक सर्विसेज के लिए जारी किया जाता है, प्राइवेट अथॉरिटी पर जारी नहीं किया जा सकता। प्रोहिबिशन और ससुरारी हमने आपसे बोला है जुडिशियल एक्टिविटी के लिए जारी करता है। क्यू वारंटो अधिकार प्रच्छा के लिए जारी किया जाता है कि आपने किस अधिकार से इस चीज को हायर कर रखा है। अगर आप लीगल होते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपकी चीज को नल किया जाता है, शून्य किया जाता है। तो ये आर्टिकल 32 में आपकी रिट हो गई 5 प्रकार की। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस, परमादेश, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, ससुरारी, उत्प्रेषण, क्यू वारंटो, अधिकार प्रच्छा। नेक्स्ट आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 आपका क्या करता है? 33 क्या करता है? Their application to the members of armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies and alleged services can be restricted or abrogated by the parliament. अनुच्छेद 33 और कुछ नहीं करता। अनुच्छेद 33 कुछ विभाग हैं जिनकी सेवाओं पर कोई भी समस्याएं उत्पन्न ना हो और सामान्य तरीके से वो सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके, इसलिए यहां पर फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित करता है। फंडामेंटल राइट्स को प्रतिबंधित कर देता है जिससे कि इनको लागू किया जा सके। क्लियर? आर्टिकल 33 किन के लिए? आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके लिए एक एक्ट भी पास किए गए थे। इनके लिए एक्ट भी पास किए गए, जैसे सेना एक्ट या आर्मी एक्ट 1950,
आर्मी एक्ट 1950 1950 या एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवल एक्ट 1957, इनके द्वारा जो मूल अधिकार थे, जो उनका प्रवर्तन है, उनको प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई। और ये शक्ति किसको है? तो ये शक्ति पार्लियामेंट को होती है। सारे डिसीजन यहाँ पर पार्लियामेंट करती, कानून यहाँ पर नियम जो बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे एक यूनिटी बनी रहे। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर को किसी प्रकार के राइट्स नहीं दिए जाते हैं। क्लियर? तो ये आर्टिकल 33 हो गया, जिसमें पुलिस फोर्सेस अपने काम कर सके। वरना हम अभी बात करने लगते हैं यहाँ पर कि हमें अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो वहां पर इन नियमों पर अगर आप कुछ इलीगल काम करते हो, उन पर आपके फंडामेंटल राइट्स की सिक्योरिटी आपके साथ नहीं रहती, और यहां पर उनके कार्य सामान्यता हो सके, तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं, बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जो इन पर फंडामेंटल राइट्स के साथ में प्रतिषेध कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 34, their application can be restricted while martial law is in forces in any area। जहां पर मार्शल लॉ लागू हो जाता है, अर्थात जहां पर सेना का शासन लागू हो जाता है, जहां पर सेना का शासन लागू हो जाता है, या ये कहें जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स प्रतिबंधित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और मार्शल लॉ लागू करने का कारण होता है कि जो लॉ है, जो कानून व्यवस्था है, वो सामान्य की जा सके। यानी एबनॉर्मल सर्कमटेंसेस, जो असामान्य अवस्थाएं हैं, उनको खत्म करके रिस्टोर्ड एक सामान्य शासन की व्यवस्था लागू की जा सके, इसलिए लागू किया जाता है मार्शल लॉ। तो अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या मार्शल लॉ लागू हुआ है, तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है या इमरजेंसी लागू होती है, बात समझ लो, सिंपल सी बात, अगर इमरजेंसी लागू होती है तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। आर्टिकल 19 आपका सस्पेंड हो जाता है। हाँ, यहां पर आर्टिकल 20, 21 की बात नहीं की जाती, वो छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन फिर इमरजेंसी में यह देखा जाता है कि इमरजेंसी इंटरनल है या एक्सटर्नल है, किस तरीके की लगी हुई है, फिर व्यक्ति सिटीजन है या एलियन है। एलियन है तो उस के देश के साथ हमारे संबंध कैसे, कई चीजें लागू की जाती है। फिर देखा जाता है कौन सा नियम लागू होगा, कौन सा नियम लागू नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर यह भी, अगर राष्ट्रपति शासन लागू होने के साथ साथ राष्ट्रपति आदेश पारित कर दे कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू नहीं रहेगी, तो फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं, प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो आर्टिकल 34 क्या हो गया आपका? आर्टिकल 33 आपका हो गया फोर्स से रिलेटेड। आर्टिकल 34 हो गया आपका इमरजेंसी से रिलेटेड, जहां पे फंडामेंटल राइट्स क्या किया जाता है? प्रतिबंधित किया जाता है। अब आर्टिकल 35, ले डाउन दैट द पावर टू मेक लॉ, अर्थात आर्टिकल 35 यहां पर शक्ति, पावर किस चीज की? नियम बनाने की। टू गिव इफेक्ट टू अ सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट। यानी जितने भी नियम है या जितने भी नियम बनाने की शक्ति है, वो सिर्फ किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी, एंड नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। किसी भी राज्य की विधानसभा के पास नहीं होगी, राज्य की विधायिका के पास नहीं होगी। ये नियम बनाने की जो शक्ति होगी, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगी, संसद के पास होगी। क्यों? जिससे कि एक यूनिफॉर्म बना रहे, एक यूनिटी बनी रहे। क्लियर? स्टेट के लिए हो जाएगी तो अलग अलग फंडामेंटल बनने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जितने भी नियम कानून है, वो सारे के सारे नियम कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को है, पार्लियामेंट को है। और ये आर्टिकल 35 प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट। क्लियर? नेक्स्ट, और यही के साथ हमारा फंडामेंटल राइट्स पार्ट, जो संविधान का पार्ट 3 था, ये पार्ट 3 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यहीं से हमारे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होते हैं। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में अगर हम लोग बात करें कि किनको कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं, क्योंकि देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तब ये देखते हैं फंडामेंटल राइट्स सबको प्राप्त होते हैं, सिटीजन को भी प्राप्त होते हैं और एलियंस को भी प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि एलियंस को प्राप्त नहीं होते, कुछ एलियंस को प्राप्त होते हैं,
कुछ सिटीजन को प्राप्त होते हैं। अच्छा, जो एलियंस को प्राप्त होते हैं वो सिटीजन को तो हमेशा प्राप्त ही होते हैं। जो एलियंस को प्राप्त होते हैं वो सिटीजन को तो हमेशा प्राप्त होते हैं, उनके साथ तो कोई वो अब अगर सिटीजन की बात करें कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से अधिकार सिटीजन को प्राप्त होते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30, ये वो आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये आर्टिकल कभी भी हमारे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते। जो विदेश से आए हुए लोग होते हैं उनको प्राप्त नहीं होते। जैसे आर्टिकल 15, धर्म आदि के आधार पर विभेद, जो विभेद का प्रतिषेध है वो नहीं होगा। लोक नियोजन के विषय में समान अवसर मिलेगा। 16, आर्टिकल 19, स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्लियर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, एक संचरण, एक संगठन बनाने की, निवास करने की, आवागमन की और बिजनेस की यानी व्यवसाय की। आर्टिकल 29, संस्कृति और शिक्षा संबंधी। आर्टिकल 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता। ये सारे अधिकार हम हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उनको प्राप्त, बाकी जो अधिकार हैं वो सभी को प्राप्त होते हैं। ये आपके नेटिव्स को प्राप्त होते हैं और एलियंस को भी प्राप्त होते हैं। बस फर्क इतना है, यहां पर एक चीज देखी जाती है, अगर कोई एलियंस ऐसा होता है जिनके साथ में हमारे संबंध, जिसके देश के साथ हमारे संबंध मधुरतापूर्ण नहीं है, उनके साथ अगर देखें तो आर्टिकल 21 की स्वतंत्रता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो। क्लियर, अगर हमारे संबंध उसके देश के साथ बेहतर नहीं है तो आर्टिकल 21 की स्वतंत्रता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती। ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स। इसी के साथ फंडामेंटल राइट्स हमारा पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिट्स को, और देन आफ्टर बाद में एक वीडियो हम लोग ऐसे भी डिस्कस करेंगे जो कॉमन और एक रिवीजन वीडियो होगा जिसमें एक ब्रीफ थिंग के रूप में फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हम लोग आएंगे। क्लियर, थैंक यू क्लास। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीड्स के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।